नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में हुई इस एंट्री ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। कभी ममता बनर्जी के मंच पर खड़े होकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पेस का यूं पाला बदलना टीएमसी के लिए बड़ा चुनावी झटका माना जा रहा है और राजनीति में इसे कहते हैं नो लुक शॉट, यानी जब विरोधी को पता ही नहीं चलता और पॉइंट निकल जाता है। साथ ही बीजेपी तो भाई जबरदस्त एक्टिव है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने दूसरी सूची में घोषित मैनागुड़ी के उम्मीदवार को बदल दिया है। तो बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे, पर टीएमसी में तो सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ है। ममता बनर्जी काफी परेशान है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही वो अब इमोशनल कार्ड भी खेलने लगी है। ममता बनर्जी ने अपनी हत्या की साजिश का दावा किया। साथ ही वो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को डरा धमका रही है, गुमराह भी कर रही है। मछली, मांस, अंडे तक पर रोक लगाने की बात कह रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कोई बड़ा चेहरा किसी भी पार्टी के साथ होता है तो नो डाउट बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब लिएंडर पेस का बीजेपी का दामन थामना ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में लिएंडर पेस थे। ये ममता बनर्जी का दुर्भाग्य है कि आप लिएंडर पेस जैसे महान खिलाड़ी का आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सके। लिएंडर पेस कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 18 ग्रैंड स्लैम जीतना कोई मजाक नहीं है। कलकत्ता में वैसे भी 2 हीरो हैं उसके सुपर हीरो, एक हमारे सौरव गांगुली और दूसरे लिएंडर पेस। कलकत्ता में पैदा हुए, कलकत्ता में पढ़ाई की, फादर मदर सब एक ऐसा परिवार। पिता हॉकी प्लेयर थे, मदर बास्केटबॉल प्लेयर, और इनके परनाना माइकल मधुसूदन दत्त, जो बंगाली लिटरेचर जानता है वो इन्हें पायनियर कहता है, बंगाली लिटरेचर के पायनियर। क्या क्या मिस किया ममता बनर्जी ने। लिएंडर पेस एक खिलाड़ी नहीं है, वहां कलकत्ता के भद्र लोक का वो चेहरा है। और जब चुनाव से पहले इस तरह के लोग स्विच करते हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हो, तो लोग सवाल पूछेंगे कि भाई ऐसी क्या बात है, ममता बनर्जी ने क्यों नहीं लिएंडर पेस को आगे किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जो व्यक्ति भारत का झंडा लेकर पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान, देखिए इतना महान खिलाड़ी बनना ये कोई आसान काम नहीं है। डिटर्मिनेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और भारत और देश के प्रति प्रेम चाहिए। मुझे याद है कि जब कभी भी वो कोई टूर्नामेंट जीते, भारत का झंडा, इंडिविजुअल लेवल पे वो मैच जीत रहे हैं, लेकिन भारत का झंडा टूर्नामेंट के बाद लेकर के, ये जज्बा ममता बनर्जी के हाथ से ये क्या हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है नितिन नवीन का ये पहला मास्टर स्ट्रोक है कि आपने इस तरह के शख्स को आपने ढूंढा और पार्टी में शामिल किया। वैसे कोई वो पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल हैवीवेट से भी ज्यादा वजन रखते हैं। कारण वो हिंदुस्तान की आत्मा, देश प्रेम, उसका पूरा प्रतिबिंब नजर आता है इस तरह के खिलाड़ियों में। और यही ममता बनर्जी ने मिस कर दिया। आपको कौन मिलता है? आपको जो यूसुफ पठान मिल जाता है, उसको उठा करके आप चुनाव लड़वा देते हो, है ना, एमपी बना देते हो। राज्यसभा में ऐसे वैसे लोग
उठा करके आप राज्यसभा में डाल देते हो। लोगों को तो पता ही नहीं था कि लेंडर पेस जो है टीएमसी भी थे। इतना महान खिलाड़ी, तो ये मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी शायद उतना ना करे कि भाई चुनाव में लड़ाए या फिर उम्मीदवार बताए, क्योंकि इनका काम और भी इससे ज़्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के खिलाड़ियों का इस्तेमाल देश में खेल को भी आगे बढ़ाने, देशभक्ति को भी आगे बढ़ाने, यंग जनरेशन को मोटिवेट करने में इनका इस्तेमाल होगा। और आप ये समझिए कि ये इस तरह के चेहरे जब किसी पार्टी में जाते हैं तो विपक्षियों के पास इनके ऊपर कुछ कहने का, कटाक्ष करने का कोई सामर्थ्य या कोई आर्गुमेंट नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा, एक इसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो इस चुनाव में लेंडर पेस का जो इम्पैक्ट होने जा रहा है वो साइकोलॉजिकल होने जा रहा है। कलकत्ता युवा और भद्र लोग के अंदर जो है ममता बनर्जी किस तरीके से अलहदा हो रही है, एलिनेट हो रही है, उसी का ये एक सिम्टम है। तो ममता बनर्जी तो मिस कर गई, लेकिन बीजेपी को पता है कि इस तरह के बड़े चेहरे का इस्तेमाल कब कब, कहां कहां और किस तरीके से करना है। कितना फायदा इस चुनाव में बीजेपी को होगा और बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर चल रही है और ये जो नेताओं को लाना, खिलाड़ियों को लाना, कुछ चेहरे को लाना, ये अभी तो शुरुआत है। 9 अप्रैल के बाद कुछ और लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। सौरभ गांगुली भी बहुत दिन से डरे हुए हैं। अब पता नहीं उनका डर ममता बनर्जी के कारण है, क्योंकि पिछले चुनाव के पहले भी सौरभ गांगुली ने ममता बनर्जी के सामने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि एक टसल चला था दोनों में। लेकिन फिर भी वो उस बीच भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते होते रह गए। वो बीसीसीआई में चले गए। लेकिन फिर इस बार भी हो सकता है लेंडर पेस आए हैं, सौरभ गांगुली के लिए भी हिम्मत बढ़े कि नहीं लगता तो है अब ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, तो ये हमें पश्चिम बंगाल में परेशान नहीं करेगी। तो इसलिए अभी तो कई और नेता टीएमसी के भी और कई ऐसे चेहरे, पूर्व जज, पूर्व वकील और कई नाम जो हैं वो लिस्ट में शामिल हैं। कोलकाता में ये शुभेंदु अधिकारी केवल चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि कौन से एलीट क्लास के लोग किस एरिया में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अलग अलग क्षेत्रों में दिख रही है। अभी 9 अप्रैल के बाद जब हिमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री होगी, ये बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाकों में और खासकर वो जो असम का बॉर्डर है, सिलीगुड़ी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी, इन सारे क्षेत्रों में हिमंता बिस्वा शर्मा का आक्रामक प्रचार होगा। वो इंतजार कर रहे हैं 9 अप्रैल खत्म हो, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हम घुसे और वही मुद्दे, ये घुसपैठियों वाला मुद्दा उस पूरे रीजन में हिमंता बिस्वा शर्मा से बेहतर नहीं जानता। और मियाँ मुसलमानों की जो बात असम में करते हैं, उसकी गूंज हमेशा से सुनाई पड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर भी। तो जो पूरा बॉर्डर एरिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ये मान कर रखा है कि उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर हो, मुर्शिदाबाद हो, या फिर इधर से चलता हुआ आगे साउथ और नॉर्थ 24 परगना हो, ये हर जगह पर अपनी स्ट्रेटजी उसने इसी आधार पर बनाया है कि जितना भी आक्रामकता मुसलमानों में बढ़ेगी, ये मल्टी कॉर्नर फाइट जो इन क्षेत्रों में होने वाला है इस्लामिक पार्टियों और वर्सेस ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में, उसका फायदा कितना उठाया जा सकता है। तो जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है, उसी के कारण आजकल देखिए ये मेदिनीपुर का इलाका, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम, ये अचानक से धर्मेंद्र प्रधान उधर एक्टिव क्यों हो गए? क्यों उन्होंने बोला शुभेंदु अधिकारी को इधर आने की जरूरत नहीं है, नंदीग्राम हम संभालने के लिए तैयार हैं। पूरा उड़ीसा का बॉर्डर उनके क्षेत्र के दायरे में दे दिया गया। वो बोल रहे हैं कि 20 साल हो गया इन क्षेत्रों में, तो हमने 20 साल से काम किया है, यानी कि यहाँ का एक एक एरिया मेरा जाना पहचाना है। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जानते हैं, संघ का संगठन जानता है और टीएमसी वाले भी जानते हैं कि कौन लोग हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी जो अलग अलग इलाकों के दी जा रही है, वो इनकी अपने एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ये भद्र मानव, भद्र पुरुष की बात जो चल रही है, उसकी लिस्ट भी लंबी है। और फिर अभी कुछ समय के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होगी, अमित शाह रेगुलर विजिट करना शुरू करेंगे और फिर
उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ और उधर से देवेंद्र फडणवीस आएंगे, बटोगे तो कटोगे के नारे लगेंगे, तो ममता बनर्जी को पता चलेगा कि ये मुसलमानों के वोट में तो सिंधमारी करने के लिए 5-5 पार्टियां हैं। हिंदुओं का वोट अगर 10-15% इधर से उधर चला गया तो फिर तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाएगा। मतलब बीजेपी का तो अभी और आक्रामक अवतार और तेवर देखने को मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी का चुनाव किस तरह से फेल होता नजर आ रहा है, चुनाव प्रचार, क्योंकि वो उनके पास तो मुद्दे नहीं बचे हैं। और ये किस तरह के बयान दे रही है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मांस मछली इन सबों पे रोक लग जाएगा, किसी धर्म को नहीं मानती है बीजेपी। वो कहते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आपका पूरा कैंपेन सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के आधार पे है। एक मुख्यमंत्री होकर के आप कह रही हो कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, फिर कैश नहीं मिलेगा। ये अजीब कहानी है। आप पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हो और जनता इतनी बेवकूफ है कि आपके इन चीजों को मान लेगी कि कोई सरकार आ जाएगी तो आपके अंडा रोक देगी, मछली को बेचने से मना कर दिया जाएगा, मांस नहीं खा पाओगे। यह अस्तर हो गया ममता बनर्जी का। तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे ऑलरेडी है। वो अब ये नहीं कर रही है भाई कहां गया वक्फ, कहां गया SIR, कहां गया NRC, CEA। इन मुद्दों पे तो अब उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप देखिएगा हिंदू वोटर्स के ऊपर है। दिक्कत यही है कि दोनों ही जगह पे ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। जिस हिसाब से वहाँ कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटजिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए, जिस तरीके से एंट्री जो है हो गई है ओवैसी की, जिस तरीके से आपका फुरफुरा शरीफ वाला अब्बास सिद्दीकी वो लामबंद हो रहा है, मुस्लिम वोट्स को काट रहा, तो मुस्लिम वोट तो बटेगा ही बटेगा। लेकिन जो राजीव ने कहा कि हिंदू वोट 5% ममता बनर्जी से हटके इधर आ गया तो ममता बनर्जी का खेल खत्म। फिर ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाएगी। हालांकि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। क्यों ये चिट्ठी फिर से ममता बनर्जी की तरफ से लिखी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन किया। अब ममता बनर्जी को भी कुछ करना था। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कंप्लेन कर रही है कि उनके वर्कर्स को पश्चिम बंगाल के अंदर TMC वाले धमकी दे रहे हैं, चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले रहा है और चुनाव आयोग वहां सेंट्रल फोर्सेस को आदेश दे रहा है कि केवल चुनाव के दिन बूथ के ऊपर आपको देख रेख करने के लिए इतना पहले नहीं भेजा गया। ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग करके चुनाव आयोग आदेश दे रहा है कि देखो आपका काम केवल चुनाव के दिन ऑब्जर्वर की तरह नहीं है कि बूथ पर कैसे मैनेजमेंट होगा। अभी से जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से ही ऑब्जर्वर्स भेजे गए इसी बात को लेकर, तब से ही सेंट्रल फोर्सेस भेजे गए इसी बात को लेकर कि पश्चिम बंगाल का चुनाव टफ है और वहां पर पहले से ही धमकियां दी जाती है जो सारे सबूत दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां दे रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, अलग अलग इलाकों में जो कंप्लेन किया जा रहा है मनोज अग्रवाल के पास, उसमें लेफ्ट पार्टीज भी है, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं। ये सारे कंप्लेन कर रहे हैं कि अपने अपने इलाकों में हमें समस्या हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए किस तरीके से TMC वाले हमारे उन जगहों पर जाकर धमकियां देते हैं जहां पर हम पहले प्रचार के लिए जाते हैं, पीछे से ये जाता है और फिर उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है ममता बनर्जी को भी तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करवा रहे, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती है, चुनाव आयोग से अपील करती है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार उनकी, पुलिस प्रशासन उनका, जो कि चेंज करने की कोशिश चुनाव आयोग अभी तक करता रहा है अधिकारियों का ट्रांसफर करके। लेकिन इस जो चिट्ठी कांड जो ममता बनर्जी ने किया उनके अपने लोगों के लिए थोड़े से नुकसानदायक हो रहा है। उनके अपने लोग जो ममता बनर्जी के पीछे लामबंद होकर सोचते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी, अमित शाह कुछ नहीं है,
केवल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चलती है, यही हमारी प्रोटेक्टर है। अब जिस तरीके से सरेंडर मोड में आ रही है, हर जगह विक्टिम कार्ड खेल रही है, उससे उन लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। जो डर वो लोग पैदा करते थे, अब वो डरने लगे हैं कि ममता बनर्जी खुद ही सरेंडर कर रही है, इनके हाथों से सारे अधिकार छिन गए हैं। अब आगे चुनाव के बाद अगर हम लोग उस हिट लिस्ट में रहे कि चुनाव में धांधली करवाए थे, तो हमें बचाने वाला कौन होगा? इसीलिए टीएमसी के अंदर परेशानी बढ़ी है ममता बनर्जी के इस सरेंडर मोड से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इस बार बंगाल का बैटल पहले से ज्यादा कड़ा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और पिछले चुनाव की तुलना में चुनौती भी काफी बड़ी है। अब बड़े बड़े लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का कुनबा बड़ा और दमदार होता जा रहा है। ममता बनर्जी सिमटती जा रही है। ममता बनर्जी बार बार डर दिखाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। बीजेपी के इमेज को खराब करने की उनकी रणनीति भी है, पर अब बंगाल की जनता समझ गई है कि कैमरे के पीछे का खेल क्या है। तो आपको क्या लगता है बंगाल चुनाव पर? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।